Hello students, welcome to our online classes. I am Saman, your GK teacher. In this video I am going to teach you from the unit 5, that is language and literature, legends and myth, and the chapter name is word game. Word game means शब्दों की पहेली. अभी लास्ट भी चैप्टर में मैंने आपको वर्ड गेम ही, जिसमें स्पेलिंग्स के बारे में हम लोग पढ़े थे और स्पेलिंग, ये वर्ड पिरामिड भी हम लोगों ने पढ़ा था. और ये आपका जो चैप्टर है ये पेज नंबर 77 पे है. और वर्ड गेम में हम लोग ये आज जो पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे किसके बारे में? फ्रेज़ के बारे में. फाइंड अ फ्रेज़. फ्रेज़, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल हैव टू नो दैट व्हाट इज़ अ फ्रेज़. एक फ्रेज़ होता क्या? फ्रेज़ को आप अगर हिंदी में बात करते हैं तो फ्रेज़ मुहावरे, कहावत, लोकोक्ति जो होती है तो उसको हम लोग फ्रेज़ कहते हैं. ओके. देन अगर हम लोग को डिफ़ाइन करने का आ जाएगा, अगर हम लोग एवरीडे रेगुलर स्पीच में, हम इन एवरीडे स्पीच फ्रेज़ जो होता है हम लोग यूज़ करते हैं, ये क्या होता है? फ्रेज़ इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एड मीनिंग्स टू अ सेंटेंस. ये शब्दों का एक समूह होता है जो एक सेंटेंस को एक मीनिंग देता है. ओके. ए फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एड्स मीनिंग टू अ सेंटेंस. एक्चुअली फ्रेज़ एक अपने आप में ये एक सेंटेंस नहीं है, बिकॉज इसमें कोई कंप्लीट आइडिया नहीं है. ठीक है. लेकिन जब ये कोई मतलब जब शब्दों के और भी जब कुछ अलग से वर्ड जोड़ के बनते हैं तो एक सेंटेंस का ये मीनिंग निकाल देते हैं. कि हम लोग पूरा सेंटेंस नहीं भी बोलते हैं, अगर वो छोटा सा फ्रेज़ भी बोल देते हैं तो उसमें लोगों को, सामने वाले को समझ आ जाता है कि हम कहना क्या चाहते हैं. तो कहावत और मुहावरे इसी का ये है, पार्ट है. तो इन एवरीडे स्पीच वी यूज़ फ्रेज़ इन आवर डेली लाइफ. एक्चुअली हमारे जो बड़े होते हैं, हम लोग घर में देखते हैं कि कितने लोग इस तरह से फ्रेज़ यूज़ करते हैं और हमें इस तरह से एक उसका स्पेशल मीनिंग भी निकल के आता है. तो आपका इस चैप्टर में फ्रेज़ के ही बारे में है, थोड़ा सा हिंट दिया हुआ है. तो आपको यहाँ पे देखिए, प्लेस द वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर. यहाँ पे ये अलग अलग आपको ब्रैकेट में दिए हुए हैं फ्रेज़, लेकिन इसको आपको करेक्ट ऑर्डर में फिल करना है. और यहाँ पे राइट फ्रेज़ में यहाँ पे जो भी ब्लैंक है इसको फिल करना है. वी हैव टू फिल इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फ्रेज़. नाउ लेट स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ you better dash while speaking to your teacher. You better what? Your minds, Q's and P's. First of all, we all have to know that what is Q's and P's. Q stand for quality, P stand for performance. तो माइंड, यहाँ पे इसका ये सीधा फ्रेज होगा, माइंड योर क्यूज एंड पीज. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट, देन later I will explain that what this phrase means. Mind your P's and Q's. Mind your P's and Q's. यहाँ पे है, यह उल्टा है फ्रेज, आपको सीधा है. P's stand for performance and Q stands for quality. And what is the meaning of mind your P's and Q's? It means mind your manners और mind your language, और या जो भी आपका है जो अच्छा से अच्छा बिहेवियर आप दे दे. देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, you better mind your P's and Q's while speaking to your teacher. जब कभी आप अपने टीचर से बात करें तो आपका क्या है, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए. तो दैट मीन्स माइंड योर P's and Q's. दैट मीन्स माइंड योर मैनर्स और माइंड योर लैंग्वेज और बी इन ऑन योर बेस्ट बिहेवियर. इसका तीन मीनिंग मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया. तो यहाँ पे इस सेंटेंस का भी क्लियर मीनिंग आ गया. नाउ सेकेंड वर्ड इज इट इज़ अ सीक्रेट यू आर सपोज टू कीप. प्लीज़ डू नॉट लेट द यहाँ पे क्या है, ऑफ कैट बैग द आउट. तो इसका क्या होगा, प्लीज़ डू नॉट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. आउट ऑफ द बैग. कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब हो जाता है कि कोई भी सीक्रेट जो आपको मतलब नहीं बोला गया है डिस्क्लोज करने के लिए, या जो पहले से छुपा हुआ है उसको कोई भी ओपन नहीं करने के लिए. तो इट इज़ अ सीक्रेट. कोई एक सीक्रेट है जो आपको कहा गया रखने के लिए. प्लीज़ डू नॉट लेट द, तो प्लीज़ डू नॉट लेट द कैट out of the bag. And this phrase means that what we have a secret or what we have a fact that we were hiding it, then we do not have to disclose. Then that phrase, that is the meaning of the phrase get out of the bag. Now
थर्ड वन इज़ द हॉरर फिल्म गेव मी द हॉरर फिल्म। कभी भी आप लोग जब कभी डरावनी मूवी देखते हैं तो कैसा फील होता है, तो यहाँ पे एक ये है फ्रेज़ है जीबीज एंड हीबी, तो ये इसका सीधा फैक्ट होगा हीबी एंड जीबीज। EB and GBs. It means meanings of feelings of depression, illness या anxiety, मतलब अच्छा फील नहीं होना। तो जब हॉरर फिल्म गिव मी द EB and GBs। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हेन आई रिसीव द फर्स्ट प्राइज इन द कॉम्पिटिशन। जब मैंने कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज रिसीव किया तो मैं आई वॉज ऑन क्लाउड 9। आई वॉज ऑन क्लाउड नाइन का मीनिंग हो जाता है जब आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस होती है या आप अपने परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। कोई भी आपको जब प्रेज करता है, कभी आपका वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो आप कैसा फील करते हैं, ऑन क्लाउड 9। तो ऑन क्लाउड 9 का मीनिंग ही हो जाता है कि जब ए पर्सन इज़ फीलिंग वेरी हैप्पी। तो व्हेन आई रिसीव द फर्स्ट प्राइज इन द कॉम्पिटिशन आई वॉज ऑन क्लाउड 9। Question number 5 is stop dash and let us know the real reason। तो stop bush the around beating, इसका सही क्या हो जाएगा, beating around the bush। stop beating around the bush and let us know the real reason। यहाँ पे beating around the bush ये एक फ्रेज़ है जिसका मतलब क्या होता है कि जो भी है, कोई भी अगर तुम ये है कि मतलब अपना कोई भी चीज़ हम लोग कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते हैं, या कोई भी है कि हाँ ये हमको अपने समय की बर्बादी लगती है, तो ये इस फ्रेज़ का मतलब हो जाता है। और ये फ्रेज़ जो है इसका ओरिजिन 15th सेंचुरी में हुआ था। उस टाइम में हंटिंग जो होता था वो एक काफ़ी पॉपुलर स्पोर्ट्स था। तो और रिच पीपल जो थे तो वो काफ़ी लोगों को हायर करते थे कि जैसे जो अंडरग्राउंड जो बर्ड सब छुपे होते थे अंदर, उसको बुश में झाड़ियों में बड़ी बड़ी लकड़ियों से, बड़ी बड़ी स्टिक से उसको मारा जाता था, मतलब ऐसे झाड़ी से, और बर्ड्स को भगाया जाता था। तो उसी पे से ये फ्रेज़ बना बीटिंग अराउंड द बुश। तो यहाँ पे है कि जो भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है आपको, मीनिंग्स इट मीन्स टू अवॉइड आंसरिंग अ क्वेश्चन और वेस्ट ऑफ द टाइम। तो स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड लेट अस नो द रियल रीज़न। चलिए जो हुआ उसको हटाओ और तुमको क्या है सही रीज़न जो है हम लोगों को सही कारण बताओ। 6 is C is so short temper, C always has an axe to grind। शॉर्ट टेम्पर्ड किसको बोलते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड जो होते हैं कि मतलब जिनको जल्दी गुस्सा आता है, तो शी इज़ शॉर्ट टेम्पर। और सी ऑलवेज हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड। एक्स और ग्राइंड का मतलब क्या होता है कि जो भी अगर हमें किसी के साथ या मतलब किसी भी लोगों के साथ या हमें किसी चीज़ के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो जैसे लगता है कि हमें इसे खा जाने वाली नज़रों से देखती है। तो एक्स टू ग्राइंड मतलब क्या होता है, या अपना जो डूइंग समथिंग फॉर सेल्फिश रीज़न और टू हैव प्रॉब्लम विद समथिंग और समवन। तो शी इज शॉर्ट टेम्पर्ड, शी ऑलवेज हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड। 7 1 से सी अराइव्ड just nick of in the nick of time। in the nick of time, she arrived just in the nick of time। in the nick of time का मतलब क्या होता है, at the last possible moment या at the right moment। तो she arrived just in the nick of time। my sister is very organized person, her room is always spick and span। स्पिक एंड स्पैन, तो देखिए माई सिस्टर इज़ वेरी ऑर्गेनाइज पर्सन, वो काफ़ी ऑर्गेनाइज पर्सन है, तो उनका रूम कैसा होता है, हर रूम इज़ ऑलवेज स्पिक एंड स्पैन मीन्स नीट एंड क्लीन। स्पिक एंड स्पैन का मतलब हो जाता है नीट एंड क्लीन। ही वॉज लेट फॉर स्कूल सो ही डैश हिज ब्रेकफास्ट एंड रस्ट डाउन। वॉल्फ्ड डाउन हो जाएगा इसका, वॉल्फ्ड डाउन। वॉल्फ डाउन का मतलब होता है टू ईट समथिंग वेरी क्विकली, टू ईट समथिंग वेरी क्विकली। तो देखिए
वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था, सो ही वोल्फ डाउन हिज ब्रेकफास्ट, मतलब उसने अपना ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी खाया और रस्ट आउट, और जल्दी से भाग के गया। नाउ 10th क्वेश्चन इज, नो वन बिलीव्ड हिज स्टोरी बुल एंड कॉक एंड नो वन बिलीव हिज कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी जो फ्रेज है, तो इसका मतलब ही हो जाता है कि आपको यू डू नॉट बिलीव इट्स ट्रू, मतलब क्या सच है वो, उस पर आप विश्वास नहीं करते हैं। तो नो वन बिलीव्ड इज कॉक एंड बुल स्टोरी, तो इस फ्रेज का मतलब हो जाता है यू डू नॉट बिलीव इट्स ट्रू। तो आपने तो हिंदी में बहुत सारे कहावत सुनेंगे, लेकिन ये आपका इंग्लिश फ्रेज है। तो इंग्लिश फ्रेज में यहाँ पे डिफरेंट फ्रेज के डिफरेंट मीनिंग है। आई होप यू ऑल learn that the phrase, and now your chapter is over. Okay children, then we'll meet in the next class. Thank you.